देखिए, आज का जो हमारा विषय है वह है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव। यानी हम समझेंगे कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, कैसे पनपा, इस विषय पर हम जानेंगे। उससे पहले हमको समझ लेना पड़ेगा कि जो बाल्कन प्रदेश है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, उसको हमको समझ लेना पड़ेगा। देखिए, बाल्कन प्रदेश जो है, हम अगर वर्ल्ड का मैप अगर देखते हैं तो यूरोप का जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा, ये बाल्कन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बाल्कन प्रदेश के पूर्व में काला सागर, एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, बाल्कन प्रदेश हम उसे कहेंगे, ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम उसको बोलते हैं जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ होता है। ये तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, और हम भारत भी जानते हैं कि वो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, बाल्कन प्रदेश हम किसे कहेंगे? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, इनका सम्मिलित क्षेत्र बाल्कन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और बाल्कन प्रदेश हम ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक बाल्कन एक पर्वत है, सर्बिया और बुल्गारिया से होते हुए काला सागर तक जाती है। तो यहाँ पर एक बाल्कन पर्वत है, इस वजह से इस क्षेत्र को बाल्कन प्रदेश का नाम दिया गया है। तो बाल्कन प्रदेश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रवादी तनाव जो है वो क्यों पनपा, इसको हमको समझना है। तो उससे पहले हमको समझ लेना होगा कि राष्ट्रवादी तनाव क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद जो है वो तनाव होने लगा, टेंशन होने लगा। वो क्यों हुआ, इसको हम समझते हैं। राष्ट्रवादी तनाव को समझने के लिए हम आपको पारिवारिक तनाव, पारिवारिक या फैमिली टेंशन, इसको हम समझा लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं, जब तक उनका प्रभुत्व परिवार में होता है और उनका नेतृत्व जब तक अच्छा रहता है तब तक परिवार अच्छा से चलता है। जैसे ही उनका नेतृत्व कमजोर होने लगता है, उनका प्रभुत्व कम होने लगता है, परिवार बिखरने लगता है, बोलते हैं हम पारिवारिक तनाव बोलते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये पूरा जो राष्ट्र है तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, इनका नेतृत्व यहाँ पे था, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य इनका गार्जियन था, और ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, और इस वजह से ये क्या हो रहे थे कि अलग राष्ट्र की मांग करने लग रहे थे। इस वजह से यहाँ पे एक राष्ट्रवादी तनाव बनता। आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवादी तनाव है क्या चीज़। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव जो पनपा वो क्यों पनपा, उसके पॉइंट्स के हिसाब से हम कारण समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला कारण है वहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव पनपने का रूमानी राष्ट्रवाद। पहला जो नंबर है हमारा वो है रूमानी राष्ट्रवाद। रूमानी राष्ट्रवाद क्या है? रोमानिया के जो कलाकार थे उनके द्वारा क्या गया कि वहाँ के जो साहित्यकार थे, वहाँ के जो लेखक थे, कवि थे, वो लोकगीत, स्थानीय बोली, इन सबको बढ़ावा दे रहे थे। ये सारा क्षेत्र में काफ़ी विभिन्नताएं थी, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषा, ये सब बोला जाता था। ये क्षेत्र, इनकी सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, भौगोलिक विभिन्नताएं थी, और यहाँ की जो स्थानीय बोली, साहित्य, लोकगीत, इन सबको जो रोमानिया के जो कलाकार हैं, लेखक हैं, ये बढ़ावा दे रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इन लोगों में, ये सारे राज्यों में राष्ट्र राज्य की मांग बढ़ने लगी, जिस वजह से यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव पनपा। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, लड़ते थे। जैसे बुल्गारिया हमेशा मैसेडोनिया का हिस्सा चाहता था, सर्बिया चाहता था हमको अल्बानिया का कुछ हिस्सा मिल जाए, इस तरह की इनकी विचारधारा थी। तो इस वजह से यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव पनपा। समझ में आ गया? रोमानी राष्ट्रवाद के कारण यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। अब हम आगे देखते हैं, रोमानी राष्ट्रवाद के बाद आगे है ओटोमन साम्राज्य का विघटन। दूसरा नंबर में हम जानेंगे ओटोमन साम्राज्य का विघटन। देखिए, ओटोमन साम्राज्य ये तुर्की मुसलमानों का एक साम्राज्य था। ये क्या हुआ था, 1453 में, इन क्षेत्र 1453 में ही इन क्षेत्रों पर वो कब्जा जमा लिया था, और 19वीं सदी आते आते ये कमजोर पड़ने लगा था। स्वाभाविक है, इन क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व था, इनकी राजनीतिक चलती थी,
इनका शासन चलता था और ये जो कमज़ोर पड़ गया तो ये अपने आप में उभर कर आएंगे कि हम अलग राष्ट्र बने, ये अलग राष्ट्र बने, ये कभी इसको मार दिए, कभी इसको मार दिए, कभी इसको मार दे। ऐसा चल रहा था यहाँ पे, जिसे राष्ट्रवादी तनाव की संज्ञा दी गई। समझ में आ रहा है आपको कि ऑटोमन साम्राज्य का विघटन या कमजोर पड़ जाना इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का कारण बना। समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला जो हमारा विषय है, हमारा अगला टॉपिक देखिएगा, तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में है हमारा यूनान की स्वतंत्रता। यूनान की स्वतंत्रता। देखिए यूनान ये यहाँ पे है, ये क्या है कि 1820-21 ये इस समय से ही वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। और क्या हुआ कि 1832 में यूनान अपने आप को स्वतंत्र करा लिया तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, अभी वर्तमान में इस्तांबुल बोला जाता है, तुर्की में है। यहाँ पर एक संधि हुई और यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो ये यूनान जैसे स्वतंत्र हो गया तो बाकी और भी राज्य चाह रहे हैं कि हम भी स्वतंत्र हैं, और यूनान के तरह स्वतंत्र होने की चाह में इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। समझ में आ गया कि यूनान की स्वतंत्रता के कारण इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। आगे देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है वो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वो चौथा नंबर में लिखेंगे उसको, शक्तिशाली राष्ट्रों का बाल्कन प्रदेशों में प्रभुत्व जमाने की होड़। ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स है। शक्तिशाली राष्ट्र, कौन से शक्तिशाली राष्ट्र? देखिए रूस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, इटली था, यहाँ पे फ्रांस था और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस भी, ये सारे एक शक्तिशाली राष्ट्र थे। ये चाहते थे कि बाल्कन प्रदेश में हमारा प्रभुत्व जमे। विशेषकर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की और रूस की। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे प्रभुत्व इसलिए जमाना चाह रहा था क्योंकि 1866 में प्रसा से वो हार गया था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, तो वो चाह रहा था मेरा खोया हुआ जो प्रभुत्व है, मेरा खोया हुआ जो वर्चस्व है, हम उसको पाएं इन क्षेत्रों पर कब्जा करके। इसीलिए वो चाह रहा था इन क्षेत्रों पर हम कब्जा करें, ठीक है। उसके बाद रूस की स्थिति क्या थी? रूस 1854 में क्रीमिया युद्ध में हार गया था। क्रीमिया युद्ध वो लड़ा था किसके साथ? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, सार्डिनिया, इनके साथ लड़ा था, वो हार गया था। तो चाह रहा था मैं अपनी हार का बदला इन क्षेत्रों में कब्जा करके वापस आऊँ। इस तरह से सोच रखकर रूस इन क्षेत्रों में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। तो होता क्या है, देखिए 1870 में रूस यहाँ पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है और 1875 में वो क्या करता है, यहाँ पे सर्व स्लाव आंदोलन चलाता है। सर्व स्लाव आंदोलन क्या है कि सर्बिया के नेतृत्व में बोस्निया हर्जेगोविना का जो क्षेत्र है उसको सर्बिया में मिला लेना था। वो इसलिए क्योंकि ये जो है स्लाव बाहुल क्षेत्र था, स्लाव जाति के लोग यहाँ पर रहते थे और उनको सर्बिया को समर्थन कर रहा था रूस, और वो चाह रहा था इनको मिला के एक देश बनाया जाए। और इसका सर्व स्लाव आंदोलन 1875 में चल रहा था। तो इससे एक अच्छा राष्ट्र बन जाता, ये बड़ा राष्ट्र बन जाता, और चूंकि सर्बिया एक रूस की मदद से बड़ा राष्ट्र बना पाता तो स्वाभाविक है कि रूस का प्रभुत्व यहाँ पे होता। तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं चाह रहा था और वो क्या किया, 1878 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वहाँ पे एक बैठक बुलाई, जिसे बर्लिन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो उस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए थे, बिस्मार्क गए थे, जर्मनी के प्रधानमंत्री थे, यहाँ के कुछ राज्य गए हुए थे, रूस गया हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया भी गया हुआ था। तो वहाँ पे हुआ क्या, जो मीटिंग्स हुई वहाँ पे जो अंतिम निर्णय आया, रूस को इन क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाने की या यहाँ पे अधिकार बहुत कम दिया गया। साम्राज्यवादी का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया को इन क्षेत्रों में
प्रभुत्व जमाने का मौका मिला बर्लिन कांग्रेस के तहत। फिर क्या होता है, रूस फिर भी अंदर ही अंदर कूटनीतिक चाल चलते रहता है। फिर हुआ क्या कि 1908 में ऑस्ट्रिया बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र पर युद्ध करके इसको अपने, ये पूरा एरिया उसी में था पहले, बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र को वो कब्जे में ले लिया। रूस को बहुत धक्का लगा, अभी गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं सकता था क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं थी, शक्ति था पर इन लोगों का अपेक्षा कम था, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली संधि कर रखे थे कि अगर कभी भी हमें सैन्य जरूरत पड़े, हमारे ऊपर कभी आक्रमण हो तो आप हमारी मदद करेंगे। ऐसा इनके बीच एक संबंध बना था जो त्रिगुट के नाम से जाना जाता था। तो उसी के डर से रूस इन एरिया में ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। रूस मन ही मन सोचा कि मुझे भी गुट बनाना चाहिए ताकि मेरी शक्ति बढ़े, और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, 1912 में वो त्रिराष्ट्र बना लिया। त्रिराष्ट्र में क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस मैंने मिटा दिया, फ्रांस और रूस, इन्होंने समझौता करी कि अगर सैन्य जरूरत हमें कभी भी पड़े तो हम आपस में मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने समझौता कर लिया। और 1912 में ये समझौता हो जाने के बाद रूस बाल्कन में युद्ध करवाता है, जिसे प्रथम बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम बाल्कन युद्ध के तहत क्या किया, देखिए, रूस सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, यूनान, 1 2 3 4 इनकी मदद रूस किया। और वो क्या किया, तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य इन पर हावी था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ा। मुद्दा ये था कि मैसेडोनिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर ईसाइयों पर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य जो थे, तो वो मुस्लिम थे, वो यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी को लेकर मुद्दा बनाकर ये सारे मिलकर वहाँ पर 1912 में युद्ध कर दिए, जिसे प्रथम बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए कौन कौन थे, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, यूनान। और आपस में जुड़ने से पहले ये लोग संधि कर लिए। संधि ये था, ये लोग बोले ना कि अगर मान लीजिए हम तुर्की को हरा देते हैं तो बोला कि सर्बिया तुमको अल्बानिया मिल जाएगा, और बुल्गारिया को बोल दिया गया कि मैसेडोनिया का कुछ क्षेत्र है वो तुमको मिल जाएगा, आपस में बांट लेंगे। ऐसा करके लोग सोच लिया, तुर्की को हरा दिया, तुर्की कमजोर था। अब फिर क्या हुआ, सर्बिया को अल्बानिया मिलना था और इधर बुल्गारिया को मैसेडोनिया का कुछ क्षेत्र मिलना था। ये मैंने बताने भूल गया था कि बुल्गारिया देखिए 1908 में वो आज़ाद हो गया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे चढ़ाई करी थी 1908 में, बुल्गारिया सेशन आज़ाद हो गया था। फिर हुआ क्या, देखिए, जीत लेने के बाद सर्बिया को अल्बानिया मिलना था। ऑस्ट्रेलिया देखा कि अगर सर्बिया अल्बानिया को ले लेता है तो बोस्निया हर्जेगोविना के ये नज़दीक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एड्रियाटिक सागर में अल्बानिया का प्रभुत्व हो जाएगा, यहाँ पे इसका पहुंच हो जाएगा। तो इससे ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक दबाव बनाया कि नहीं, सर्बिया को अल्बानिया नहीं मिलेगा, सर्बिया को अल्बानिया मिला नहीं। ऑस्ट्रेलिया के दबाव में अल्बानिया को 1912 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। अब सर्बिया बोलने लगा कि मैसेडोनिया में हमको हिस्सा चाहिए। बात हुआ था बुल्गारिया को मिलेगा यहाँ से, तो बुल्गारिया बोलता हम देंगे नहीं। अब हो गया झपट इन दोनों में। और उसके बाद 1913 में सर्बिया और बुल्गारिया मैसेडोनिया को हथियाने के लिए आपस में भिड़ गए, जिसे बाल्कन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए इन सब में रूस मदद कर रहा था। तो अब पहले तो रूस मदद किया था, आपस में भिड़ गए। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपस में भिड़ गए 1913 में। सर्बिया का साथ बुल्गारिया के लिए लड़ रहा था। सर्बिया, रोमानिया, मोंटेनेग्रो, यूनान, 1 2 3 4 ये चारों मिलकर लड़ रहे थे। तुर्की भी बेचारा आके मिल गया, बोला कि चलो हमको भी मेरा जो ओटोमन साम्राज्य कुछ हिस्सा था कुछ मिल जाएगा अगर जीतेंगे बोल के, वही आशा में भी मिल गया। बुल्गारिया बुरी तरह हार गया। बुरी तरह हार जाने के बाद मैसेडोनिया का जो क्षेत्र है आपस में पूरा बंदर बांट हो गया। बचा कुचा थोड़ा बहुत है, बुल्गारिया के बोला ले लो तुम थोड़ा सा। बुल्गारिया बेचारा करे क्या,
दिक्कत वाली बात है। इस तरह से बाल्कान का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ऑस्ट्रेलिया, इटली और रूस, इन सब के प्रभाव के कारण युद्ध हुआ, और जिस वजह से यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव बनता। राष्ट्रवादी तनाव ही बोलेंगे ना हम, क्योंकि पहले ये आपस में मिलकर इसको लूटने के लिए लड़े, फिर आपस में भिड़ गए इसको लूटने के लिए। क्या था? राष्ट्रवादी तनाव ही था ये सब। तो इस तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों का बाल्कान प्रदेशों में प्रभुत्व जमाने की होड़ के कारण इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। उसके बाद की थोड़ी सी घटना हम बता देते हैं, यहाँ पर खत्म हो जाता है कि बाल्कान प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। अब बाल्कान प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव जो आया वो प्रथम विश्व युद्ध का एक पृष्ठभूमि भी था। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे कभी जानेंगे कि विश्व युद्ध में हुआ कैसा कैसे वाला हुआ क्या। देखिए 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार है बोस्निया हर्जेगोविना का सराजेवो नगर का दौरा करने आए थे। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उनकी पत्नी यहाँ पे आए थे। तो क्या हुआ, सर्बिया के जो आतंकवादी संगठन के लोग थे जिसको रूस का समर्थन मिल रहा था, वो उनको मरवा दिया। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेट जारी कर दिया कि हम 1 महीना का समय देते हैं, जो अपराधी है सर्बिया तुम उसको सौंपो। सर्बिया ध्यान दिया नहीं क्योंकि रूस का समर्थन था, सोचा क्या होगा। फिर क्या हुआ, 28 जून की बात है, 28 जुलाई फिर 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। बस क्या था, गुट तो बना हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। लेकिन इटली क्या किया, जब इस पर ये आक्रमण कर दिया तो इटली अपने आप को अलग कर लिया और तुर्की यहाँ पे आके मिल गया। यानी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तुर्की आपस में ये मिल गए। रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ये आपस में राष्ट्रवादी तनाव एक तरह का पृष्ठभूमि था प्रथम विश्व युद्ध का। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे अगले